हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मोस्टली आस्क्ड एंड रिपीटेड एमसीक्यू का ये दूसरा वीडियो है। और इसमें मैं आपको पिछले 20-25 सालों के पेपर जो डिफरेंट स्टेट से हैं उनसे ये मैं आपको एमसीक्यू दे रहा हूँ। और मुझे विश्वास है, मैंने देखा है, परखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। और जिस विशेष टॉपिक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं उस विशेष टॉपिक से यही क्वेश्चन ही निकल करके आते हैं और अदर क्वेश्चन नहीं निकलता है। सिर्फ क्वेश्चन के फेस को हम चेंज कर सकते हैं, पूछने के तरीके को बदल सकते हैं, आंसर नहीं बदल सकते, आंसर वही रहता है। तो कोई क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये हमें 20-25 सालों के पेपर से पता चल जाता है। और इसमें मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं, एमसीक्यू मिले हैं, जिनको अलग अलग तरह से पूछा गया है लेकिन आंसर सेम है। तो वो भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कीजिएगा और आगे पीछे के क्वेश्चंस टैली करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस आता है और कैसे आता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। परम विश्वास की संविदा ऐसी संविदा है तो कैसी संविदा है जिसमें सदिच्छा है, जो प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत है, जो अत्यधिक सद्भाव की है या जो सद्भाव पूर्वक की है। तो परम विश्वास की संविदा के अंतर्गत संविदा के लिए सद इच्छा होती है, इसलिए जिसमें सद इच्छा है वह परम विश्वास की संविदा होती है। पूछने का अपना तरीका है। परम विश्वास की संविदा पर आप जाएंगे तो जब आप उन डेफिनेशंस को देखेंगे तो तो ही आपको क्लियर हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक विषय पर सहमति का अर्थ है। तो एक विषय पर सहमति का अर्थ संविदा के संबंध में, जिस समय संविदा का निर्माण हो रहा है उस समय दोनों पक्षकार एक ही विषय पर सहमति है। अगर सहमत होते हैं तो इस सहमति का अर्थ क्या होता है? पहला, संविदा की रचना, करार करना, मस्तिष्क का मिलन, साधारण सहमति। तो सहमति का अर्थ है मस्तिष्क का मिलन, जिसको कंसेंसस एट आइडम कहा जाता है लॉ के अंदर। तो दोनों पक्ष एक विषय पर सहमति है, इसका मतलब है कि दोनों पक्षों का उस विषय के संबंध में मस्तिष्क का मिलन हो चुका है। मतलब दोनों उस विषय के संबंध में दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं और इसीलिए वो सहमति बना पाए हैं। तो कंसेंसस एट एडम है, ये एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, बाकी डिटेल के लिए आप लोग बुक देखें या वीडियो देखें मेरे। निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। पहला, प्रस्तावना प्रतिग्रहण संविदा प्रतिफल। दूसरा, प्रस्तावना प्रतिग्रहण प्रतिफल संविदा। तीसरा, संविदा प्रतिग्रहण प्रतिफल प्रस्तावना। चौथा, प्रस्तावना प्रतिफल प्रतिग्रहण और संविदा। अब आप देखें कि अगर इसमें अनुक्रम सही करना है तो इसका मतलब है कि संविदा का अनुक्रम इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि संविदा सबसे अंत में निर्माण होगी, जब उसकी सारी शर्तें और सारी
स्टेप्स जो उसके हैं वो उसके पूरे हो जाएंगे तभी होगा। तब आप देखें कि संविदा अगर सबसे अंत में होगी तो संविदा के सबसे अंत में होने का मतलब है कि इसमें 2 MCQ ऐसे हैं, तो इसका मतलब A भी नहीं है और C भी नहीं है, आंसर आपका B और D में है। तो पहले तो आप देखें प्रस्थापना होगी, इसके बाद प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होगा और उसमें प्रतिफल भी होना आवश्यक है, तो प्रतिफल भी होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो संविदा का निर्माण हो जाएगा, संविदा हो जाएगी। तो ये इनका क्रम है। और प्रस्थापना और प्रतिग्रहण के बीच में प्रतिफल हो नहीं सकता। प्रस्थापना होगी फिर प्रतिग्रहण होगा, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर B सही होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति जिसे प्रस्थापना की जाती है कुछ करने से प्रविरत रहने की अनुमति संज्ञापित करता है तो परिणामिक संव्यवहार को कहा जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो संव्यवहार आएगा उस संव्यवहार को हम क्या कहेंगे? फिर से देखिए, जब कोई व्यक्ति जिसे प्रस्थापना की जाती है कुछ करने से प्रविरत रहने की अनुमति संज्ञापित करता है, अर्थात कुछ न करने की अपनी अनुमति देता है, तो परिणामिक संव्यवहार को कहा जाता है। तो परिणामिक संव्यवहार को क्या कहा जाएगा? वचन कहा जाएगा, करार कहा जाएगा, संविदा कहा जाएगा या समझौता कहा जाएगा? तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे संव्यवहार को अगर वो अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है प्रस्थापना के बाद, तो फिर वो वचन बन जाता है। इसलिए ऐसे संव्यवहार को वचन कहा जाएगा। और इसको आप संविदा अधिनियम की धारा 2 जो कि डेफिनेशन क्लाज है उसका 2 खा में आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन उसमें दिया गया है। और जब भी अगर उस धारा के अनुसार आप देखना चाहें, बुक में जाकर के देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जब कोई व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई मानी जाती है। और जैसे ही प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाती है तो फिर वो वचन बन जाती है। तो यहाँ पर सिंपल इतनी ही बात है कि अगर प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हो गया है तो फिर वो वचन बन जाती है, इसलिए यहाँ पर आंसर वचन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना होती है। तो निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना को हम क्या बोलेंगे? प्रस्थापना है, प्रस्थापना का आमंत्रण है, वचन है, या फिर वार्ता के लिए आमंत्रण है। तो जब भी इस तरह सूचना को प्रकाशित किया जाता है, और ये खास तौर से निविदा आमंत्रित करने के लिए, तो यहाँ पर वैसे भी आमंत्रित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई है तो एक प्रकार का आमंत्रण ही होगा। तो हम समाचार पत्र के माध्यम से अपनी प्रस्थापना का आमंत्रण है ये, तो इसका मतलब इसका कुछ आंसर हुआ ये प्रस्थापना का आमंत्रण है। तो ये प्रस्थापना का आमंत्रण माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। और 6 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, संविदा से संसर्गता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।
और वास्तव में जिसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उस केस का नाम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जिस केस पे इस सिद्धांत का अनुमोदन किया था उस केस को यहाँ पर दिया गया है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो हमें 4 में से ही एक देना है। तो हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। ये पूछे गए क्वेश्चन और इस तरह के एक आध क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है जिसमें इस तरह के डाउट्स रहते हैं। तो अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा नियरेस्ट आंसर मिलता है या फिर ठीक उसके बाद का यानी कि सेकंड आंसर मिलता है और फर्स्ट इसमें नहीं है तो फिर सेकंड आंसर को ही आंसर मान लिया जाएगा। तो संविदा के संसदता का सिद्धांत डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रेज एंड कंपनी में हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसका अनुमोदन किया था। तो पूछा इस तरह से गया है, लेकिन वास्तव में ये अनुमोदन है। तो आप इसे देख लीजिएगा। और इसमें मैं अभी एक वीडियो देने वाला हूँ संविदा से संसदता से ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे एक वीडियो देने वाला हूँ, तो आपको वहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अविभावी स्थिति में है, दूसरे व्यक्ति की सहमति उस पर प्रभाव डालकर प्राप्त करता है, तो यह कहा जाता है कि सहमति प्राप्त की गई है। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पर अविभावी है, किसी को डोमिनेट करता है और इस स्थिति में है कि वो उसे डोमिनेट कर सकता है, उस पर अपना प्रभाव रखता है और प्रयोग कर सकता है, तो उस व्यक्ति से अगर अपने उस अविभावी स्थिति का या अपनी उस स्थिति का लाभ उठाकर या प्रभाव डालकर उस व्यक्ति से कोई सहमति प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह की सहमति कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? कपट से ली गई सहमति कहलाएगी, अभित्रास से ली गई कहलाएगी, प्रपीड़न से ली गई कहलाएगी, या असम्यक असर से लेकर के असम्यक असर के द्वारा प्राप्त की गई सहमति कहलाएगी। तो इसका आंसर होता है डी, असम्यक असर से इस तरह की सहमति प्राप्त की गई कहलाएगी। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 16 आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस तरह के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं और इस तरह की स्थिति को पैदा करते हैं। तो लेकिन अगर इस तरह की कोई सहमति प्राप्त की गई है तो फिर वो असम्यक असर से प्राप्त सहमति कहलाएगी। और इसके अंतर्गत अगर एक आध उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई आयकर अधिकारी है, उसमें उस एक्ट में दिया गया है, अगर कोई आयकर अधिकारी है तो अपने जो जिनसे उसे कर लेना है, तो जो करदायी है उस पर अविभावी स्थिति में होता है ना। मजिस्ट्रेट या पुलिस जो हैं वो अभियुक्त के संबंध में अविभावी होते हैं। तो इस तरह की बहुत सी श्रेणियां हो सकती हैं, जिसमें जैसे वकील और मुवक्किल, तो वकील और मुवक्किल में वकील अविभावी स्थिति में हो सकता है मुवक्किल के साथ, है ना। न्यासी और न्यास हितार्थधारी जो लोग होते हैं तो उसमें न्यासी अविभावी स्थिति में हो सकता है। तो इस तरह से ये इनकी श्रेणियां हैं। और ये अगर ये लोग इस तरह से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी इनसे जिन पर वो अविभावी हैं उनसे सहमति प्राप्त करते हैं, तो फिर वो सहमति असम्यक असर द्वारा प्राप्त की गई कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, कोई करार जिसका प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है तो क्या होगा? विधि विरुद्ध है तो क्या होगा? तो देखिए, कोई करार जिसका प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि कोई करार जिसका प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही विधि विरुद्ध हों तभी वो करार ऐसा होगा। तो पहली बात इसको देख लेते हैं कि कोई करार जिसका प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है तो वो क्या है। पहला शून्यकर्णी है, बी विधि विरुद्ध है, तीसरा शून्य है, चौथा अविधिमान्य है। तो ऐसा कोई करार है जिसका प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध है, तो ऐसे करार विधि के अंतर्गत शून्य माने जाते हैं। और ये जो है
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 बताता है। तो वहाँ पर यह शब्द भी मिलता है कि प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध है तो वो शून्य होगा। ऐसा इसमें नहीं बताया गया कि प्रतिफल और उद्देश्य दोनों ही विधि विरुद्ध हो तभी होगा। अगर प्रतिफल विधि सम्मत है और उद्देश्य विधि विरुद्ध है तो अलग अलग दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक तो शून्य होगा। ना। और धारा 23 के अंतर्गत कुछ संविधाओं की सूची दी गई है जिनका प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है। और धारा 23 के अनुसार स्पष्ट किया गया कि हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होता है वो शून्य होता है विधि की दृष्टि में। तो दोनों या दोनों में से कोई एक यदि इस स्थिति में है तो उसे शून्य माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छिपाया जाना। किसी तथ्य का सक्रिय रूप से या सक्रिय छिपाया जाना जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? प्रपीड़न से, दुर्व्यसन से, दुरुपदेशन से, कपट से या कूट रचना से। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो हम इसे कपट मानते हैं। विधि के अंतर्गत इसे कपट माना गया है। तो किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छिपाओ या सक्रिय छिपाया जाना कपट से जुड़ा हुआ है। और इसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 17 यानी कि 17 में आप देख सकते हैं इसके लिए। और सेक्शन 17 में कपट को परिभाषित किया गया है और उसमें 3 स्थितियां बताई गई हैं कि ऐसा जानबूझकर किया गया हो, या उसकी सत्यता पर बिना विश्वास किए किया गया हो, या लापरवाही से और बिना जाने बूझे कि सत्य क्या है किया गया हो, तो फिर इसे कपट मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 17 के अंतर्गत ये स्थितियां दी गई हैं जिनके अंतर्गत अगर इन स्थितियों में किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाया जाता है तो वो कपट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। संविदा में बाध्यता की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है। तो संविदा में बाध्यता की प्रकृति में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? विखंडन, नवीन, परिवर्तन, पुनर्वियन, क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा नवीन, नोवेशन। और इसमें खास तौर से होता है कि मूल संविदा को स्थानांतरित करके एक नई संविदा उस जगह प्रस्थापित कर दी जाती है, जिससे मूल संविदा का पालन करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन ये दोनों पक्षकार अपनी सहमति से, दोनों आपसी सहमति से कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उसको हम संविदा का नवीनीकरण या नवीन कहते हैं। तो और इसे तो जो मूल संविदा होती है या पुरानी संविदा होती है उसके पालन से उनको मुक्ति मिल जाती है, और जो पक्षकार नई संविदा प्रस्थापित करते हैं अब आगे वो उस संविदा से बाध्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। भारत में पालन की असंभवता के कारण संविदा के शून्य हो जाने के सिद्धांत का आधार है। तो क्या आधार है?
व्युचित निबंधन का आधार सिद्धांत है। यह न्यायपूर्ण और युक्त हल्का सिद्धांत, अध्यारोही असंभवता या अबाध्यता, अन्यायपूर्ण धन प्राप्ति का सिद्धांत। भारत में पालन की असंभवता के कारण संविदा के शून्य हो जाने के सिद्धांत का आधार है। तो अगर भारत में असंभवता के कारण कोई संविदा शून्य होती है तो किस सिद्धांत के आधार पर उसे शून्य घोषित किया जाता है? तो अध्यारोही असंभवता या अबाध्यता के सिद्धांत का अनुकरण करके ही हम संविदा के शून्य हो जाने की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम के वाद में इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था और अंग्रेजी विधि में भिन्नता है। इसलिए क्वेश्चन ही पूछा गया, भारत में पालन की असंभवता के कारण संविदा के शून्य हो जाने के सिद्धांत का आधार। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सी ऐसी दशाओं में जहां कोई संविदा नहीं है, विधि साम्य के आधार पर बाध्यता आरोपित करती है, इसे कहते हैं। बहुत सी ऐसी दशाओं में जहां कोई संविदा नहीं है, विधि साम्य के आधार पर बाध्यता आरोपित करती है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? संविदा कल्प कहते हैं, या फिर अपरिवर्तनीय साम्यपूर्ण बाध्यता, या फिर शून्यकरणीय संविदा या शून्य संविदा, क्या हो सकता है इन चारों में से? तो इसे संविदा कल्प कहते हैं और यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से 72 तक डिटेल इनका दिया गया है। और ये 5 ऐसी स्थितियां हैं जहां पर संविदा नहीं होती तब भी विधि साम्य के आधार पर उन पर बाध्यता आरोपित कर सकती है। तो इस टॉपिक को संविदा कल्प या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन जिसका आंसर यही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछने का जो तरीका है उनका वो थोड़ा सा अलग है। और ये अन्यायपूर्ण धनवान होने के सिद्धांत को भी, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं, किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण धनवान होने नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट वीडियो में मैंने इसी का ही एक क्वेश्चन दिया, सेकंड में मैं ये, और इस तरह से एक ही क्वेश्चन के जितने रूप हो सकते हैं वो मैं इसी तरह वीडियो में धीरे धीरे आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर watching my video. If you like my video, you can comment me and you can share with your friends also. Thank you.